नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, तो इसका जो बोर्ड एग्जाम होगा 12 मार्च 2024 को, ठीक है। तो इस बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको जो है हर चैप्टर वाइज जो आपके 10 चैप्टर है उसका रिविजन करवा रहा हूँ। आपको जो है मैंने पहले चैप्टर का रिविजन करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उस वीडियो को लिंक डाल दूंगा, ठीक है, और वहां से जाके देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर दूसरा जो बच्चों आपका है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का, जिसका नाम है खेल कूद में बच्चे तथा महिलाएं, ठीक है, बच्चे और महिलाएं। ये चैप्टर को आज के इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन वीडियो है हमारा, ठीक है। और 12 मार्च की पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th का 12 मार्च 2024 को है, सीबीएसई बोर्ड का। तो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हो जाए, ताकि जो है आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपके नंबर भी बढ़िया हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, चैप्टर का नाम ही है खेल कूद में बच्चे और महिलाएं। देखो, इसमें आप क्या पढ़ोगे। इसमें आप खेल कूद में जो बच्चे हैं ना, खेल कूद में जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं, तो उनके बारे में आप पढ़ोगे। मतलब महिलाओं की स्थिति क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है खेल के अंदर, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, मैं आपको समझाता हूँ, एक बार रफ कर लेता हूँ इसको। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है आसन संबंधी विकृतियां। यानी आसन संबंधी विकृतियां क्या है, कितने प्रकार की होती है, वो समझाना है आपको, ठीक है। देखो, शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है, आसन संबंधी विकृतियां कहलाती है। देखो, आसन संबंधी विकृति का अर्थ यही है कि जो हमारा जो शरीर है ना, उसकी बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो हमारे अनुचित शारीरिक आसन, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मान लो ऐसे बैठता है, आपके सामने फोटो देख सकते हो, कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है तो क्या ये आसन खराब है, इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे बैठ के सोचता है तो ये भी आसन खराब है। मतलब ऐसे देखो, नाम ही आसन संबंधी विकृतियां, मतलब ऐसी विकृतियां जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से उठते हैं, जिसके कारण हम उत्पन्न होती है ना, वही हमारा आसन संबंधी विकृतियां कहलाती है। मतलब समझ गया, मतलब गलत आसन के द्वारा जो भी मनुष्य के अंदर विकृति, जो भी दिक्कत उत्पन्न होती है ना, उसको हम आसन संबंधी विकृतियां कहते हैं। आप समझते हैं हम आसन संबंधी विकृतियां के प्रकार। अब देखो, आसन संबंधी विकृतियां बच्चों आपके 7 प्रकार की होती है। ध्यान देना, आप इसको समझना। आप देखो, यानी आप मान लो अगर गलत तरीके से बैठोगे तो क्या है, देखो आसन संबंधी विकृति समझ गया, मतलब आप गलत तरीके से बैठोगे उठोगे, जो आपका आसन होगा, पोस्चर होगा, गलत बैठोगे उठोगे तो जो है आपको विकृतियां हो जाएगी, यानी बीमारी हो जाएगी। अब क्या क्या विकृतियां, क्या क्या बीमारियां हो सकती है वो समझो आप। टोटल 7 प्रकार का है। पहला आपका है घुटनों का टकराना, दूसरा आपका है चपटे पैर, तीसरा गोल कंधे, चौथा आपका है धनुषाकार टांगे, पांचवा आपका है आगे की ओर कुबड़, छठा आपका है पीछे की ओर कुबड़, और सातवां है बच्चों आपका स्कोलियोसिस। ये टोटल 7 प्रकार की आसन संबंधी बीमारियां हैं, जो यदि आप अनुचित आसनों के द्वारा बैठोगे तो जो है आपको ये विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। अब इन 7 को समझेंगे विस्तार से। आपसे एग्जाम में किसी के बारे में पूछ सकते हैं कि बताओ घुटनों को टकराना क्या है, या फिर पूछ लेंगे चपटे पैर क्या है, तो मैं आपको बिल्कुल 7 बताऊंगा विस्तार से। आप ध्यान से वीडियो को देखें। देखो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हर वीडियो में रहती है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा देखोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा फायदा। देखो, मैं आपके लिए कितना अच्छे तरीके से मैंने आपके नोट्स बना रखा है, देख सकते हो, बिल्कुल माइंड मैपिंग कर रखा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो बस वीडियो को ध्यान से आपको देखना, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखते रहो, आपके भले के लिए कहता हूँ मैं। देखो, समझते हैं मैं क्या करके। देखो, पहला हमारे बच्चों है घुटनों का टकराना। जाहिर सी बात है, देखो घुटनों का टकराना। अब जो है ना, आसन का जो विकृति है ना, इसका जो चित्र से याद रखो। जैसे मान लो घुटनों का टकराना, तो इसमें क्या है, मनुष्य का मान लो ये पाँव है, तो ये जो घुटना है ना, ये देखो आपस में सटा हो, देख सकते हो बिल्कुल सट रहा है एकदम, बिल्कुल से कह सकते हो कि गैप धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। गैप जो है ना इसके बीच में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। यानी जो है घुटनों का टकराना, जब घुटने के गैप मतलब आपस में सटते हैं तब घुटनों का टकराना उस पर होता है। समझते हैं इसके बारे में। देखो, घुटनों का टकराना एक आसन संबंधी विकृति है। घुटनों का टकराना जो है बच्चों, वो एक आसन संबंधी विकृति, आपको मैंने पहले बता दिया, जिसमें सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के दोनों घुटने आपस में टकराते प्रतीत होते हैं। मतलब मान लो कोई व्यक्ति यदि सामान्य रूप से खड़ा है, ठीक है, तो उसके घुटने जो है ना आपस में टकराते हुए आपको दिखेंगे। मान लो कोई व्यक्ति ये खड़ा है जिसको ये विकृति है, उसके घुटने देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम पास पास है, बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई आम व्यक्ति होगा उसके घुटने दूर दूर होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को बीमारी है, जिस व्यक्ति को ये विकृति है ना, उसके घुटने बहुत ज्यादा पास होंगे, नहीं घुटने सटेंगे, सटेंगे तो टकराएंगे, इसलिए नाम रखा गया घुटनों का टकराना, ठीक है। ये पहली विकृति आपकी हो जाती है। इसके बारे में समझते हैं। देखो, अब इसके लक्षण क्या क्या है। मान लो किसी व्यक्ति को घुटनों का टकराना हो जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या लक्षणों को दिखाई देंगे वो आपको बताना है। अरे वो खड़े रहने में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं। जब व्यक्ति खड़ा होगा तो जो दोनों घुटने आपस में टच करेंगे, मतलब सटेंगे, ठीक है, चलने में दिक्कत होगी।
चलते समय घुटने आपस में टकराएंगे, जब व्यक्ति चलेगा तो उसके घुटने आपस में टकराएंगे। दौड़ते समय घुटने आपस में टकराएंगे, जब व्यक्ति दौड़ेगा तब भी उसके घुटने आपस में टकराएंगे। तो ये सभी लक्षण हो जाते हैं हमारे। अब समझते हैं हम कारण, मतलब किन कारणों से जो है व्यक्ति को ये जो है घुटनों को टकराने विकृति होती है। सबसे पहला आपका है मोटापा। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर मोटापा है तो जो है उसको ये बीमारी हो सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना जो है बढ़ जाती है मोटापा आदमियों के लिए। जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनको बीमारी हो सकती है। दूसरा आपका है एक कारण है बच्चों, देखो आपको भी एग्जाम में ऐसे बताना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, पीछे स्लाइड पे देखो एक बार, मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट में बता रखा है। देखो सबसे पहले आपको बताना है घुटनों टकराना है क्या, समझ गए आप। जब जो है घुटने आपस में टकराते हैं आप पहले ये बता दोगे, फिर आप बताओगे इसका लक्षण, मतलब किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो जाएगी तो उसके अंदर आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे ये आप बताओगे। फिर जो है आपको बताना है अगला कारण, मतलब किन कारणों से ये विकृति हो सकती है। तो पहला आप समझ गए मोटापा, कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको ये हो सकता है। आहार में विटामिन बी की कमी, यदि व्यक्ति के आहार में ही विटामिन बी की कमी है तो भी ये हो सकता है। कैल्शियम की, कैल्शियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति के अंदर कैल्शियम जो है वो कम रहेगा ना, कैल्शियम की कमी होगी तो भी जो ये विकृति हो सकती है। अधिक बोझा ढोना, यदि कोई व्यक्ति मान लो बहुत ज़्यादा बोझा ढोता है, बहुत ज़्यादा सामान अपने जो शरीर को ढोते रहता है तो उसको भी विकृति हो सकती है। और कुपोषण, कुपोषण का मतलब बच्चों ये होता है मतलब पोषण युक्त आहार न मिला, मतलब अच्छा खाना पीना नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। यदि व्यक्ति को खाना पीना अच्छा नहीं मिलता तो भी जो है व्यक्ति को विकृति हो सकती है। आप समझते हैं सावधानियां। देखो सावधानियां का मतलब पता है क्या है, देखो सावधानी उनके लिए है जिनको ये विकृति नहीं हुई है, जिनको यह विकृति नहीं हुई है, ठीक है। मतलब जिन व्यक्ति को ये विकृति नहीं हुई है ना उनके लिए सावधानियां हैं। मतलब मान लो कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो इस विकृति से बच सके। क्या क्या सावधानी वो आप समझते हैं। देखो ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन बी, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में हो। देखो प्रचुर मात्रा का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है बिल्कुल, मतलब ना ही कम और ना ही ज़्यादा, एक लिमिट में हो। मान लो हर चीज़ अगर मान लो कुछ आप कम खाओगे तो भी घाटा है, ज़्यादा खाओगे तो भी घाटा है, एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन बी हो गया, फास्फोरस वगैरह हो गया, ये जो है आहार में जो है ये हमें लेना चाहिए जिससे जो है कहने की जो है हम इस बीमारी से बच सके, ठीक है। कम उम्र के बच्चों को चलाने के लिए बाध्य ना करें। मान लो कि बच्चा जो है छोटा है, मान लो अभी उसका जन्म ही हुआ 2-3 महीने का बच्चा है, तो उसको जो है उसके पाँव पे न चलाए। अगर हम चलाने की कोशिश करेंगे ना तो उसका जो पाँव है उसमें नाजुक सा होता है, फिर उसके ये विकृति होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सावधानी है बच्चों, सावधानी समझ गया। मतलब जिन लोगों को विकृति नहीं हुई ना उनको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि उनको विकृति ना हो सके। अब हम समझते हैं अगला आएगा आपका उपाय। अब मान लो किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई तो उपाय उसके लिए क्या होगा वो आपको बताना है ना, वो आप समझिए। देखो उपाय क्या है इसका। मान लो किसी को अगर घुटनों को टकराना हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस प्रकार से व्यक्ति जो है इस बीमारी को, इस विकृति से दूर हो सकता है। सबसे पहला उपाय है घुड़सवारी करना। यदि व्यक्ति घुड़सवारी करेगा तो ये विकृति सही हो जाएगी। दोनों घुटनों के बीच तकिया रखकर सोएं। देखो इसमें ये बताया गया कि जब रात में कोई व्यक्ति सोता है जिसको ये विकृति है तो अपने दोनों घुटनों के बीच में तकिया रख ले और सो जाए तो भी सही हो सकती है। पद्मासन व गोमुखासन व्यायाम करना चाहिए। जो पद्मासन और गोमुखासन व्यायाम है वो व्यक्ति को करना चाहिए जिससे जो ये विकृति सही हो सके। अब आता है बच्चों आपका दूसरा आसन संबंधी विकृति जिसका नाम है चपटे पैर। नाम से याद रखो और चित्र से याद रखो, मैं आपको पहले बताता हूँ। चित्र आप देख लो, नाम देख लो, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो चपटे पैर, इसमें क्या होता है ना बच्चों कि पाँव जो होते हैं ना वो चपटे हो जाते हैं। देखो जैसे मान लो ये सामान्य व्यक्ति का, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका जो है सामान्य व्यक्ति का पाँव है, और ये जो है जो व्यक्ति बीमार है जिसको ये विकृति हो चुकी है उसका पाँव है। फर्क आप देख सकते हो, सामान्य व्यक्ति का जो एड़ी होता है वो उठा हुआ होता है, लेकिन इसका पाँव एकदम चपटा हो गया, एकदम फ्लैट हो गया, देखो जमीन बिल्कुल सट जाता है पाँव इसका, ठीक है। तो जब आप इसको अगर चेक करना है आपको, मान लो यदि आपको बीमारी है या नहीं आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपने पाँव को गीला करो और जो है फर्श पे अपना पाँव रखो। जो आपका छाप आएगा ना, यदि आपका ऐसा छाप आता है यानी कि आप जो है सुरक्षित हो, आपको बीमारी नहीं हुई है। यदि आपके पाँव का ऐसा छाप आता है यानी कि आपको जो है चपटे पैर बीमारी हो चुकी है, यानी ये विकृति आपके अंदर विद्यमान है। ये समझ गए आप देखो नाम समझ लिए गए और चित्र देख लिए, तो अब मैं कहता हूँ आपको 90% कहता हूँ, मैं बताओ 90%, बिल्कुल 90% जो है आपका ये आसन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीज़ है भाई, ये होता है। तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो चपटे पैर एक आसन संबंधी विकृति है। चपटे पैर जो है एक आसन संबंधी विकृति है तथा इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को पैरों में दर्द महसूस होता है। मान लो कि व्यक्ति इस समस्या से ग्रस्त है तो उनका जो पाँव होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। उन्हें खड़े रहने व चलने की समस्या का सामना करना पड़ता है।
वो खड़े भी नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, चल भी नहीं सकते, बहुत सारी समस्याओं का सामना जिन व्यक्ति को चपटे पैर होता है उनको करना पड़ता है। समझ गया चपटे पैर के बारे में? मतलब जो पाँव बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जो एड़ी के बीच में गैप होता है ना वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट पाँव हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या क्या है? मान लो किसी व्यक्ति को विकृति हो जाती है तो उसके अंदर आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे वो आपको बताना है। देखो जिस फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ आसन, वैसे ही आपको जो ये बीमारी बता रहा हूँ वैसे जो आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। पहले आप उस जैसे मान लो चपटे पैर है तो उसके बारे में बताओगे, फिर लक्षण बताओगे, फिर कारण बताओगे, फिर सावधानियां बताओगे, फिर आप उपाय बताओगे। ठीक है, लक्षण क्या क्या मतलब किसी व्यक्ति को विकृति हो गई है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाएंगे देंगे? पैर की लंबी चाप खत्म हो जाना, पैर का जो लंबा चाप है ना इसका खत्म हो जाना। देखो ऐसे व्यक्ति का पाँव बहुत ज़्यादा लंबा दिखेगा, ठीक है, मतलब लंबा तो चाप ही मतलब जैसे तो ये जो ऊंचाई है ना ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये है, ठीक है। चलते या खड़े होते समय पैर के मध्य भाग में दर्द होना, यदि व्यक्ति चलेगा खड़े हो तो उसके पाँव का जो बीच है ना इसमें दर्द होगा। पैरों को गीला करके फर्श पर रखने पर पूरा निशान आना, मतलब व्यक्ति यदि पाँव को गीला करेगा और फर्श पर रखेगा तो उसका पाँव का पूरा छाप यहाँ पे आएगा। समझ गया, ये लक्षण है। अब कारण क्या क्या है, मतलब किन कारणों से व्यक्ति को ये विकृति उत्पन्न हो सकती है? देखो सबसे पहला आपका कारण है, यह समस्या मुख्य रूप से कमजोर मांसपेशियों के कारण होती है। मान लो किसी व्यक्ति का जो मांसपेशी है वो यदि कमजोर है ना तो उसको जो ये विकृति हो सकती है। अत्यधिक शारीरिक भार अर्थात मोटापा, मान लो किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति यदि मोटा है तो उसको विकृति हो सकती है। अत्यधिक भार ढोना, यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा वजन ढोने का काम करता है, जैसे मान लो कोई गेहूं का कट्टा उतारता है या फिर जो है कोई मतलब ऐसा काम करता है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा वजन ढोना पड़ता है तो उसको जो ये विकृति होने की संभावना बढ़ जाती है। और गलत प्रकार के जूतों को पहनना, यदि व्यक्ति गलत प्रकार के जूतों को पहनेगा तो भी जो है इसको ये विकृति होने की संभावना बढ़ जाएगी। समझ गया आप? अब समझते इसकी सावधानियाँ समझ गया, मतलब सावधानी का अर्थ होता है बच्चों, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको कोई विकृति ना हुई हो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी पड़ेगी जिस कारण जो है इस विकृति से बच सके। देखो पहला सावधानी आपका है सही आकृति तथा सही आकार के जूतों का प्रयोग करें। देखो आजकल आप देखते हो कि बहुत अलग अलग प्रकार के जूते आते हैं, तो जूते आपको बिल्कुल सही पहनने हैं। मोटापा से बचें, मोटापा से बचें। ज़्यादा देर तक नंगे पैर नहीं घूमें, मतलब ज़्यादा देर तक आप जो नंगे पाँव मत घूमें, चप्पल या जूता पहन के घूमें, ठीक है। कम उम्र के बच्चों को चलाने के लिए बाध्य न करें, मान लो कोई छोटे बच्चे हैं उनको चलाने के लिए मतलब जबरदस्ती ना करें। जब उनका उम्र 5 साल से ऊपर हो जाए या 3-4 साल हो जाए तब उसको चलाने की कोशिश करें, पहले उसको चलाने की कोशिश ना करें। तो ये सावधानी हो जाती है बच्चों आपकी। उपाय क्या क्या है इसको समझते हैं। देखो उपाय, मान लो किसी व्यक्ति को ये जो विकृति हो जाती है तो वो किस उपाय से इससे बच सकता है? पहला क्या है आपका, सीधे खड़े होकर एड़ियों को ऊपर करे। पहले सीधे खड़े हो जाए और अपने एड़ियों को ऊपर करे, अर्थात शरीर का भार पंजों पर लाए। मतलब सीधे खड़े हो जाएंगे व्यक्ति, अपना जो एड़ी है ना इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। यानी शरीर का भार जो है ना आपका, शरीर का भार इसको आपको लाना है पंजों पर, ठीक है। पंजों पर लाएंगे तो जो है आपका विकृति सही हो जाएगा, ठीक है। पंजों के बल चले, ठीक है, पंजों के बल आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, तो आप सही हो सकते हो। और वज्रासन करें, वज्रासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करोगे तो जो है आपका विकृति सही हो जाएगा। अब आता है बच्चों आपका तीसरा विकृति जिसका नाम है गोल कंधे, ठीक है। नाम से याद रखो गोल कंधे। इसमें क्या है ना बच्चों, चित्र देख सकते हो आप, जो व्यक्ति उसको जो कंधे है ना वो गोल हो जाते हैं, राउंड शोल्डर हो जाते हैं, मतलब गोल कंधे हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप गोल या झुके हुए कंधे भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें व्यक्ति झुक झुक के चलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। गोल कंधे एक आसन संबंधी विकृति है, जो गोल कंधाई एक आसन संबंधी विकृति है तथा इस विकृति में कंधे गोल होकर आगे की ओर झुक जाते हैं। मतलब इसमें क्या है ना, कंधे आपके गोल होकर जो है आगे की तरफ झुके हुए प्रतीत होंगे। तो अगर आप देखोगे तो आपके जो ये पूरा कंधा का हिस्सा है ना ये आपको झुका हुआ दिखेगा, तो ये हमारा गोल कंधे, कंधे आपके गोल हो जाएंगे और झुके हुए दिखेंगे। और लक्षण क्या क्या है, मतलब जो है ये गोल कंधे किसी को व्यक्ति को हो जाएगा तो उसके अंदर आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे ये आपको बताना है, ठीक है। गोल कंधे, ठीक है, कंधे गोल होकर आगे की तरफ झुक जाते हैं, जो कंधे है वो गोल होकर आगे की तरफ झुक जाएंगे, ठीक है। कंधे और कान एक सीध में दिखाई नहीं देते, जो आपका कंधा है ना ये आपको पीछे दिखाई देगा, कान आपको आगे दिखाई देगा, मतलब कंधे और जो कान है ना बिल्कुल एक एंगल में जो है नहीं दिखाई देगा। गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है, गर्दन जो है आपकी आगे की तरफ जो है वो झुक जाएगी, ठीक है। अब कारण क्या क्या, मतलब किन कारणों से जो ये विकृति हो सकती है व्यक्ति को। पहला अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का ये होता है बच्चों कि मतलब वंशानुगत, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के मान लो किसी व्यक्ति के पिता थे उनको बीमारी ये थी, फिर उनके पुत्र को हो गई, फिर उनके पुत्र को हो गई, मतलब एक वंशानुगत भी हो सकता है, ठीक है। बहुत कम चांस है लेकिन हो जाता है कई बार, ठीक है। मतलब मान लो किसी के पिता का जो एक अंदर झुका हुआ है तो क्या पता उसका भी झुकाव निकलता है, बहुत ही कम चांस है
90% चांस तो है ऐसा नहीं होता, लेकिन 10% मानते हैं हो जाता है कि कहीं कभी कभी। झुकी हुई अवस्था में, झुकी हुई अवस्था में उठने बैठने व चलने से, मान लो कि व्यक्ति जो है झुक झुक के सोता है, झुक झुक के काम करता है। मान लो आपकी क्लास में जब डेस्क का जो डेस्क होता होगा, बहुत सारे बच्चे जो सो रहते हैं डेस्क के ऊपर, हाथ को ऐसे कर लेंगे और जो उसके ऊपर सो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, झुकने से भी जो ये विकृति हो सकती है। और कंधों संबंधी व्यायाम ना करने से, यदि व्यक्ति कंधे से जुड़ा हुआ व्यायाम नहीं करेगा तो भी उसको ये विकृति हो सकती है। आप समझते सावधानियां, मान लो किसी व्यक्ति की विकृति नहीं है तो क्या क्या सावधानी को बरतेगा जिससे जो इस विकृति से बच सकता है, ठीक है। यह आपको बताना है, ठीक है, क्या क्या सावधानी उसको बरतनी पड़ेगी जिससे विकृति से बच सकता है। सबसे पहला क्या आपका कि झुकी हुई स्थिति में बैठना, झुकी हुई स्थिति है उसमें नहीं बैठना, ठीक है। खड़े हुए चलना नहीं चाहिए, जैसे समझ सकते हो आप। तो जो झुकी हुई स्थिति है ना, इसमें व्यक्ति को बैठना नहीं चाहिए और खड़े होकर होना और वह चलना नहीं चाहिए, ठीक है। झुकी हुई स्थिति मतलब कोई भी काम जो है ना वो झुक कर नहीं करना चाहिए, या तो बिल्कुल सीधे करो या फिर जो है अच्छी तरीके से करो, ठीक है। कोई झुक के काम नहीं करना चाहिए। तंग फिटिंग वाले कपड़े ना पहने, मतलब बहुत सारे जो आजकल देखते हो टाइट कपड़े आते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे पहनते हैं बिल्कुल टाइट से कपड़े, वो ना पहने। अनुचित आकार के फर्नीचर पर नहीं बैठने चाहिए, जो आजकल जो है फैसिलिटी बढ़ गई है, जो अनुचित आकार के जो फर्नीचर आते हैं उस पर नहीं बैठने चाहिए व्यक्ति को, जिससे जो ये विकृति से बच सके, ठीक है। आप समझते हैं उपाय, यानी मान लो किसी व्यक्ति को ये विकृति हो जाती है तो उसको क्या क्या उपाय बरतना पड़ेगा जिससे वो सही हो सकता है। पहला आपका है कंधों तथा कोहनियों को पहले घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाए और वृत्ताकार रूप में घुमाए। मतलब कंधे जो है ना, ये घड़ी मान लो आपका है तो इसको आपको विपरीत दिशा में इस तरफ से, ठीक है, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, तो इस दिशा में आपको कंधे को घुमाना है इस तरह, ठीक है। किसी रस्सी या रॉड पर कुछ देर के लिए लटकना चाहिए, मान लो कोई रस्सी उसके ऊपर आप लटकोगे, ठीक है। उपाय है बच्चों के। चक्रासन और धनुरासन करना चाहिए, अगर यदि आपको व्यक्ति को विकृति है तो वो चक्रासन करेगा, धनुरासन करेगा, उससे भी सही हो सकता है। अगला आता है बच्चों आपका धनुषाकार टांगे। देखो इसमें क्या होता है, टांग जो धनुष के आकार का हो जाता है। अब चित्र देख सकते हो, ये टांग है ना, इसका जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये घुटने टकराने में आपको क्या पड़ा था कि जो जो टांग है जो बिल्कुल सड़ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या गैप बढ़ जाता है। देखो इतना ज़्यादा गैप बढ़ गया, ठीक है, इतना ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप बढ़ गया। ये धनुष के आकार दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से, धनुष के आकार, तो इसलिए इसको जो है धनुषाकार टांगे बताया गया है, ठीक है। धनुषाकार टांगे एक आसन संबंधी विकृति है। जो धनुषाकार टांगे हैं यह एक आसन संबंधी विकृति है। इस विकृति में सामान्य स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े होने पर दोनों घुटनों के बीच काफी अंतर पाया जाता है। यदि व्यक्ति सामान्य खड़ा होगा तो उसके दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा गैप पाया जाएगा, ये आपका इस विकृति में आता है। इसके लक्षण क्या क्या है, तो टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है, जो टांगों की आकृति देख सकते हो बिल्कुल धनुष के आकार की हो जाती है, ठीक है। दोनों घुटनों के बीच दूरी बढ़ जाती है, अब जिससे तो बहुत ज़्यादा दूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। खड़े होने, चलने व दौड़ते समय घुटने बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। यदि व्यक्ति चलेगा दौड़ेगा तो उसके घुटने जो बाहर की ओर मुड़े हुए दिखाई देंगे, इसका लक्षण हो गया। कारण की बात करें तो आहार में विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम कमी से और फॉस्फोरस की कमी से जो है ये जो है बीमारी हो सकती है। मोटापा के कारण भी हो सकती है। चलने के अनुचित तरीके, यदि व्यक्ति मान लो उल्टा पुल्टा चलता है, टेढ़ा चलता है, अलग तरीके से चलता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको विकृति हो सकती है। कम उम्र में बच्चों को चलाना, यदि हम कम उम्र में बच्चों को चलाएंगे तो ये विकृति हो सकती है, ये कारण हो जाएंगे हमारे। आप सावधानियां समझते हैं, मतलब कि जिस व्यक्ति को मान लो बीमारी नहीं है तो वो क्या क्या सावधानी बरतेगा जिससे बीमारी से बच सके। पहला, मोटापा से बचे, व्यक्ति को मोटापा से बचना पड़ेगा। कम उम्र के बच्चों को ना चलाएं। आहार में ऐसा आहार ले जिसमें जो है कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी अधिक मात्रा में हो। अब उपाय की बात करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को यह विकृति हो जाती है तो वो किस प्रकार से इस विकृति से बच सकता है उसकी हम बात करते हैं। देखो, विटामिन डी, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस युक्त आहार का सेवन करें। जिस आहार में विटामिन डी हो, कैल्शियम और फॉस्फोरस हो, तो इस प्रकार के आहार का आपको सेवन करना चाहिए जिससे आप जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर खड़े हो जाए, जो आपका दोनों पाँव है उसको एक साथ मिलाकर खड़े हो जाए, ठीक है। तथा किसी नरम कपड़े से अपने दोनों घुटनों को अपनी क्षमता अनुसार, कोई नरम कपड़ा है आपका तो उस नरम कपड़े से जो है अपने दोनों घुटनों को क्षमता अनुसार बांध लें और फिर धीरे धीरे जहां तक हो सके बैठने का प्रयास करें, फिर पहली वाली मुद्रा में वापस आ जाएं। इस क्रिया को सुबह शाम 5 से 10 बार करें। मतलब इसमें क्या है ना, आपको कोई नरम सा कपड़ा लेना है, नरम सा, उससे जो आपके दोनों अपने जो पाँव है ना इसको बांधना है ताकि जिसका गैप जो कम हो सके, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका अगला, आगे की ओर कुबड़, ठीक है। देखो नाम से पता चल जाता है आगे की ओर कुबड़, ये रीढ़ की हड्डी जुड़ा होता है बच्चों, ठीक है। कुबड़ जहां जाएगा ना, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ विकृति होती है। देखो आगे की ओर कुबड़ में क्या है ना, देखो ये सामान्य व्यक्ति की ये रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जिसको आगे की ओर कुबड़ होगी ना
उसका जो रीढ़ का हड्डी है वो आपको आगे की ओर झुका हुआ दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हो, ये आगे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको आगे की ओर कुबड़ भी कहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति आप देखते होंगे वो अकड़े हुए चलते हैं, अकड़े हुए ऐसे चलते हैं, लगे आपको लगेगा अकड़ रहा है व्यक्ति, ठीक है, अकड़ता नहीं है वो, मतलब समझ सकते हो उसका जो विकृति है ना वो उसका विकृति हो जाता है, इसको आगे की ओर कुबड़ हो जाता है, तो उसका सीना जो बिल्कुल उठा से दिखेगा, आपको लगेगा वो अकड़ के चल रहा है, ठीक है। आगे की ओर कुबड़ एक आसन संबंधी विकृति है, आपको पता ही है। इस विकृति में रीढ़ की हड्डियों का झुकाव जो है वो आगे की ओर जाता है। नाम से याद रखो, आगे की ओर कुबड़ है तो रीढ़ की हड्डी का जो झुकाव है वो आगे की ओर हो जाएगा, जिससे व्यक्ति को खड़े होने में एवं चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लक्षण की। मान लो किसी व्यक्ति को विकृति है तो उसके अंदर आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या क्या सिस्टम दिखाई देंगे, वो आपको बताना है। उदर क्षेत्र की मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है, जो उदर क्षेत्र है इसकी लंबाई बढ़ जाएगी आपकी, जबकि पीठ की लंबी क्षेत्र की मांसपेशियां छोटी हो जाती है। जो पीठ की लंबी क्षेत्र की जो मांसपेशियां होती है ना, ये आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। कूल्हे आगे तथा नीचे की ओर झुक जाते हैं, जो कूल्हे होते हैं वो आपके आगे और नीचे की ओर झुक जाएंगे, ये आपका लक्षण हो जाएगा। कारण की बात करें, मतलब किन कारणों से विकृति हो सकती है, तो अधिक एवं असंतुलित आहार। यदि व्यक्ति ज़्यादा मतलब भोजन करता है और असंतुलित आहार लेता है, मतलब देखो असंतुलित का मतलब ये है कि मतलब पोषण युक्त आहार न लेना। मान लो आप खाना तो खूब खा रहे हो, मतलब उसमें कोई पोषण ही नहीं है, तो क्या फायदा। मतलब पोषण युक्त आहार जो व्यक्ति नहीं लेता है तो उस आहार को असंतुलित आहार कहते हैं। व्यायाम न करना, व्यायाम व्यक्ति नहीं करेगा उसको भी हो सकता है। अनुचित वातावरण, यदि मान लो अनुचित वातावरण रहता है तो उसको भी ये विकृति हो सकती है। मांसपेशियों का अनुचित विकास तथा मोटापे इत्यादि इस विकृति के मुख्य कारण। मान लो कि व्यक्ति का मांसपेशियों उसका विकास अलग हुआ है, अभी वो मोटा है, तो उसको विकृति हो सकती है। अब समझते हैं सावधानियां। मान लो किसी व्यक्ति को विकृति नहीं हुई है तो वो क्या क्या सावधानी बरतेगा कि उसको विकृति हो भी ना। पहला, मोटापे से बचेगा व्यक्ति, संतुलित भोजन लेगा, भार ढोते समय शरीर को सीधा रखेगा। मान लो उसको कोई सामान ले जाना है, मान लो आपको जो है एक चावल का 25 किलो का कट्टा ले जाना है, ठीक है, 25 किलो का आपको कट्टा ले जाना है, तो आप जो है एक सीधे चले, नहीं झुक के नहीं चलना आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या झुक के चलता है, वो झुकना नहीं है, आप बिल्कुल सीधे चलते रहो, तो जो है आप इससे बच सकते हो। अधिक पोषण से बचे, मतलब बहुत ज़्यादा पोषण युक्त आहार भी ना खाए, मतलब एक लिमिट में खाए। देखो मैं आपको बता दूं, हर चीज़ का फायदा नुकसान होता है। जैसे मान लो आपका दूध है, दूध यदि आप जो है एक लिमिट में पियोगे, मान लो आप 1 गिलास दूध पी के सोते होगे, तो क्या आपको फायदा होगा। यदि आप एक दिन में एक कह लो आप 10 लीटर दूध पी लो तो क्या घाटा होगा ना, या 2 लीटर दूध पी लो तो घाटा होगा ना। तो फिर हर चीज़ हमको लिमिट में करना। अधिक पोषण यानी कि ऐसा नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा पोषण युक्त आहार ले रहे हैं, मतलब हमें जो है अधिक पोषण से भी बचना है, अपने शरीर को अच्छा रखना है। अब उपाय की बात करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को विकृति हो जाती है तो क्या क्या उपाय है और किन किन उपाय का फॉलो करके जो है व्यक्ति इस विकृति से बच सकता है, वो समझते हैं। देखो, पीठ के बल लेटकर सिर तथा टांगों को एक साथ ऊपर उठाए। जो पीठ के बल लेट जाए और अपने सर को, अपने टांगों को एक साथ ऊपर उठाए। यह व्यायाम प्रतिदिन 8 से 10 बार करें। ये जो व्यायाम है आपको रोज करना है 8 से 10 बार, ठीक है। नियमित रूप से हलासन करें, हलासन करने से विकृति से हो जाएगी। बैठकर टांगों की आगे की ओर फैलाकर सीधे माथे से घुटने को छूने का प्रयास करें। यह व्यायाम प्रतिदिन 8 से 10 बार करें। ये कुछ उपाय है जिससे आप ठीक हो सकते हो। पीछे की ओर कुबड़, अपना आगे की ओर कुबड़ पड़ा, आप पढ़ोगे पीछे की ओर कुबड़। इसमें क्या है ना, देखो कुबड़ जहाँ जाएगा ना, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या बच्चों, आपका जो ये रीढ़ का हड्डी पीछे की ओर उठ जाता है तो ये पीछे की ओर कुबड़ कहलाता है आपका, ठीक है। देखो, पीछे की ओर कुबड़ एक आसन संबंधी विकृति है, आप सभी को पता है। इस विकृति में पीठ की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण, इस विकृति में क्या है, पीठ की जो मांसपेशियां है वो कमजोर होने के कारण रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर हो जाती है। जो रीढ़ की हड्डी है वो पीछे की ओर हो जाती है, जिसके कारण छाती दबी रहती है। आप देखो छाती जो दबी दबी से रहेगी, आदमी जो एकदम झुक के चलता है एकदम पीछे की तरफ, ठीक है, अर्थात सीधी नहीं होती। इसी स्थिति में सिर और गर्दन आगे की ओर झुके हुए दिखते हैं। देखो मान लो किसी व्यक्ति को विकृति है तो उसका जो गर्दन होगा, सिर होगा, वो आपको आगे और झुका दिखेगा। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग झुक झुक के चलते हैं तो उनको विकृति होती है। अब समझते हैं इसके लक्षण क्या है, नहीं पीछे की ओर जो कुबड़ है इसके लक्षण क्या क्या है। पहला, कंधे आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। कंधे जो आपके आगे की ओर झुक जाएंगे। पूरा शरीर आगे की ओर, आगे की तरफ झुका प्रतीत होता है, आपका पूरा शरीर आगे की तरफ झुका दिखेगा। गर्दन आगे की ओर झुकी दिखाई देती है, गर्दन जो आपको आगे की ओर झुके दिखाई देगी। संतुलन खराब हो जाता है, आप जो है चल से नहीं सकते। जैसे मान लो जिस व्यक्ति को ये विकृति होती है वो एकदम झुक झुक के चलता है, ठीक है, झुक झुक के चलता है। कारण क्या क्या, मतलब किन कारण, मतलब कौन से कारण जिससे ये विकृति होती है। पहला, आपको कुपोषण है या कोई बीमारी हो गई आपको तब हो सकता है। अत्यधिक भार ढोना, यदि बहुत ज़्यादा वजन ढोते तब हो सकता है। उठने बैठने का अनुचित आसन, यदि आपका जो है आसन ही ठीक नहीं है, आप उल्टा पुल्टा उठते हो बैठते हो, तभी आपको हो सकता है। व्यायाम की कमी,
यदि आप व्यायाम नहीं करते तो भी आपको हो सकता है। मांसपेशियों की कमजोरी, यदि आपकी मांसपेशियां कमजोर है तब भी आपको ये विकृति हो सकती है। आप समझते हैं सावधानियां, मतलब जिन व्यक्ति को ये विकृति नहीं है उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे वो जो इस विकृति से बच सके। सबसे पहला पॉइंट आपका है, बचपन से ही बच्चों को बैठने, खड़े होने तथा चलने के उचित आसनों को सिखाया जाना चाहिए। बचपन से ही जो है ना बच्चों को जो है ये बताना चाहिए कि आपको किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार चलना है, बिल्कुल अच्छे से उसको बताना चाहिए, ताकि आगे चलकर उन्हें कोई ऐसी समस्या ही ना हो। ठीक है, मतलब क्या है, देखो बच्चे से आसन जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति गलत तरीके से बैठेगा ना तभी उसको ये चीज होता है। व्यक्ति को सही बैठना चाहिए, सही चलना चाहिए। ठीक है, अगर देखो बच्चों को उचित व्यायाम करवाना चाहिए। जो बच्चे हैं ना उसको उचित व्यायाम करवाना चाहिए। मान लो 7 दिन होता है हफ्ते में, तो बच्चे को जो है 6 दिन स्कूल मान लो रहता है, तो संडे को जो है उसको व्यायाम कराना चाहिए। ठीक है, अब उपाय समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को विकृति हो जाती है तो क्या क्या उपाय है जिसको जिसको फॉलो करके वो बच सकता है। ठीक है, सोने के दौरान हमेशा अपनी पीठ के नीचे तकिया रखकर सोए। मान लो किसी व्यक्ति को विकृति है तो वो जब सोएगा ना तो अपने पीठ के नीचे एक तकिया लगा लेगा, जिससे आप ये विकृति सही हो सकती है। धनुरासन, योगासन को नियमित रूप से करें। जो धनुरासन है उसको करने से भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, खड़ी हुई स्थिति में अपना सिर पीछे की ओर मोड़े तथा कुछ समय इसी स्थिति को बनाए रखें। जब खड़े हो गए तो आपका सिर है उसको पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करें और जो है अपना कंट्रोल इसी में रखें, क्षमता अनुसार। ठीक है, अब बच्चों आता है आपका 7वां यानी अंतिम विकृति, जिसका नाम है स्कोलियोसिस। बहुत ही देखो यदि आप इसका नाम देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका देखो बिल्कुल इजी है, आपने पढ़ा आगे की ओर कुबड़, पीछे की ओर कुबड़। ठीक है, आगे की ओर कुबड़ में क्या था, रीढ़ की हड्डी आगे झुक जाती है, पीछे में यानी पीछे झुक जाती है। स्कोलियोसिस में क्या है कि रीढ़ की हड्डी किसी एक और झुक जाती है, यानी देखो रीढ़ की हड्डी का किसी एक और झुकना ही स्कोलियोसिस कहलाता है। ठीक है, स्कोलियोसिस एक आसन संबंधी विकृति है। जो स्कोलियोसिस है ना ये एक आसन संबंधी विकृति, आपको पता ही है। इस विकृति में रीढ़ की हड्डी शरीर के बाईं अथवा दाईं ओर मुड़ जाती है। जो रीढ़ की हड्डी है ना बच्चों, ये शरीर के दाएं अथवा बाईं एक और मुड़ जाती है। ठीक है, मतलब रीढ़ की हड्डी का एक और झुकाव ही जो है स्कोलियोसिस कहलाता है। अब इसके लक्षण समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को विकृति हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण उसके अंदर दिखाई देंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला लक्षण है एक कंधा ऊंचा तथा एक नीचा प्रतीत होता है। मान लो कि किसी व्यक्ति को ये विकृति होगी तो उसका एक जो कंधा वो नीचे दिखेगा, एक कंधा ऊपर दिखेगा। ठीक है, शरीर का भार एक पैर पे ज्यादा तथा दूसरे पैर पे कम होता है। ठीक है, शरीर का जो भार होगा वो आपका एक पांव पे ज्यादा होगा और दूसरे पांव पे कम होगा। देखो बच्चों बिल्कुल लीजिए, आपने पढ़ा आगे की ओर ऊपर, मतलब रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुक जाती है, पीछे का पढ़ा पीछे झुक जाती है। और इसको चीज में कहना है बच्चों कि रीढ़ की हड्डी जो है एक तरफ झुक जाती है। देखो चित्र में देख सकते हो आप, रीढ़ की हड्डी जो मुड़ सी गई है, झुक जाइए, एक तरफ झुक जाएगी। ठीक है, तो ये है। और लक्षण क्या कहें, सीधा शरीर सीधा ना होकर एक और झुका हुआ दिखाई देता है। तो शरीर जो आपका एक और झुका हुआ दिखाई देगा, या फिर इस पोजीशन में या फिर इस पोजीशन में एक और आपका झुका हुआ दिखाई देगा। अब कारण क्या क्या, मतलब किन किन कारणों से लोगों को विकृति होती है। पहला, जोड़ों का दर्द। यदि व्यक्ति को जोड़ों का दर्द तब हो सकता है ये। टांगों का पूर्ण रूप से विकसित ना होना। मान लो कोई छोटा बच्चा है, यदि आप उसको चला रहे हो, ठीक है, तो इसको हो सकता है। नियमित रूप से एक ही कंधे पर अत्यधिक बोझा ढोना। मान लो कि व्यक्ति जो है रोज जो एक ही कंधे पर जो बहुत ज्यादा वजन ढोता है तो उसकी विकृति हो सकती है। अब समझते हैं सावधानी के बारे में, मतलब क्या क्या सावधानी व्यक्ति बरतेगा जिससे वो इस विकृति से बच सकता है। पहला क्या है कि एक ही तरफ मुड़कर नियमित रूप से कार्य करने से बचे, मतलब एक ही तरफ झुक के काम ना करे, बिल्कुल बैलेंस में काम करे। एक ही तरफ भार पकड़कर लंबे समय तक चलने से बचना चाहिए। मान लो आप जो है एक ही हाथ से बहुत ज्यादा वजन उठा रखे हो और एक हाथ से कुछ भी नहीं उठा रखे हो तो भी आपको विकृति हो सकती है। ऐसा भोजन है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो। कैल्शियम की आपके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके शरीर में कैल्शियम होगा तो भी जो है आपकी विकृति नहीं होगी। ठीक है, उपाय क्या क्या है इसके। मान लो किसी व्यक्ति को विकृति हो जाती है तो क्या क्या उपाय है वो आपको समझना है। देखो, वक्र की विपरीत दिशा में झुकने का व्यायाम करें। जो वक्र होता है उसकी विपरीत दिशा में जो है आपको झुकने का व्यायाम करना है। नियमित रूप से लटकने वाला व्यायाम करें। जो भी लटकने वाले व्यायाम होते हैं वो करें। ठीक है, ये उपाय हो जाएंगे हमारे। अब समझते हैं बच्चों, देखो मैं आपको बताया, मैंने आपको चैप्टर का नाम क्या है, खेल कूद में बच्चे तथा महिलाएं। तो आपने खेल कूद में बच्चों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आपने महिलाओं के बारे में अभी नहीं पढ़ा। अब टॉपिक हमारा शुरू होता है यहाँ से महिलाओं के बारे में। जो महिला हमारी खिलाड़ी होती है उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गया है वो सब समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला आपको टॉपिक है महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियां। जो महिला एक महिला खिलाड़ी होती है, आप चित्र देख सकते हो, ये एक महिला खिलाड़ी का चित्र है। जो एक महिला खिलाड़ी होती है उनकी क्या क्या विशेष परिस्थितियां होती है खेल के दौरान वो आपको समझना है।
तो टोटल आपकी दो विशेष परिस्थितियां होती है। पहला आपका होता है प्रथम रजो दर्शन और दूसरा आपका होता है असामान्य मासिक धर्म। ठीक है, इन दोनों को समझेंगे विस्तार से। देखो विशेष परिस्थिति का मतलब बच्चों यही है कि जो है महिला के अंदर एक प्रॉब्लम होता है, मतलब खेल के दौरान जो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये दो मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, पहला आपका प्रथम रजो दर्शन। ठीक है, देखो प्रथम यानी पहली बार, रजो दर्शन यानी पीरियड्स, पहली बार पीरियड्स का आना। आपको समझाता हूँ मैं। देखो मान लो ये महिला खिलाड़ी है, इनके अंदर क्या है, देखो प्रथम रजो दर्शन का अर्थ है लड़कियों का पहली बार मासिक रक्तस्राव होना। मतलब लड़कियों में जो है पहली बार जब पीरियड्स आते हैं, जो भी मासिक धर्म आता है, उसको जो है हम प्रथम रजो दर्शन कहते हैं। किशोरियों महिलाओं के गर्भारंभ से अनुसूचित अंडाणुओं, अकृत रक्त श्लेष्मा तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर जो रक्त निकलता है एक्स्ट्रा, ठीक है, मासिक धर्म कहलाता है। मतलब देखो हर क्या है ना, मासिक यानी महीना, धर्म यानी जो ये पीरियड्स होता है, मतलब हर 26 से 28 दिन में जो है महिला के अंदर जो भी अतिरिक्त जो रक्त होता है ना वो निकलता है। ठीक है, तो जो ये आपका मासिक धर्म कहलाता है। आमतौर पर किशोरियों में मासिक धर्म की जो शुरुआत है वो लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में हो जाती है। मतलब 12 से 14 वर्ष की आयु में जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, किशोरियों के अंदर। अब देखो महिला खिलाड़ियों पर मासिक धर्म के प्रभाव। मान लो किसी कोई महिला खिलाड़ी खेल रही है, चित्र से, तो मान लो कोई महिला खिलाड़ी खेल रही है, अब खेल के दौरान उनको मासिक धर्म आ जाता है, तो उनको क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा वो आपको समझाना है। ठीक है, देखो यदि मान लो खिलाड़ी खेल रहा है, उसका मासिक धर्म आ गया, तो क्या वो अच्छे से नहीं खेल पाएगा, वो आपको बताएं। देखो मासिक धर्म की अवस्था के दौरान महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन स्तर में थोड़ी कमी आती है। जो महिला खिलाड़ी है उनका पीरियड्स चल रहा है, ठीक है, तो उनकी जो प्रदर्शन स्तर होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। मासिक धर्म की स्थिति में महिला खिलाड़ी अक्सर घबराहट, बेचैनी तथा तनाव का अनुभव करती है। जो महिला खिलाड़ी उसको बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बेचैनी होता है, क्योंकि पीरियड्स आते हैं। ठीक है, इस अवस्था में शुरुआती दिनों में जो है महिला खिलाड़ी के जो पेट है उसमें दर्द होता है और उल्टी जैसी शिकायत भी हो सकती है। आप समझते हैं असामान्य मासिक धर्म। आपने मासिक धर्म समझ लिया, मतलब जो है 26 से 28 दिन के अंतराल पर जो आता है पीरियड्स, उसको मासिक धर्म कहते हैं। अब असामान्य मासिक धर्म क्या है, मतलब मासिक धर्म का समय पर ना आना। ये मैं सीधा सा मतलब है। देखो मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर न होकर अनियमित अंतराल पर होना ही जो है असामान्य मासिक धर्म कहलाते हैं। मान लो ये महिला खिलाड़ी है, इसको मासिक धर्म मान लो इनको आया था फर्स्ट मंथ में आया, जनवरी माल को मासिक धर्म आया, फिर फरवरी में नहीं आया, मार्च में नहीं आया, फिर अप्रैल में आता है। ये क्या है, मतलब समय पर ना आना ना, यानी कि मासिक धर्म जो है उसका समय पर ना आना, वही आपका असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। समझ गया आप, तो सीधी सी भाषा है। मासिक धर्म यदि समय पर आएगा तो मासिक धर्म, यदि समय पर नहीं आएगा मासिक धर्म तो आपका असामान्य मासिक धर्म कहलाएगा। अब देखो महिला खिलाड़ियों पर असामान्य मासिक धर्म के प्रभाव। मान लो किसी महिला खिलाड़ी के अंदर पीरियड्स ही नहीं आता है, तो उसे क्या कहेगा, उसको प्रभाव क्या, उसको जो है हानि होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, असामान्य मासिक धर्म के कारण खिलाड़ी जल्दी थक जाती है। असामान्य मासिक धर्म यदि नहीं होगा ना, आएगा नहीं खिलाड़ी को, तो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएंगी। असामान्य मासिक धर्म के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर मासिक धर्म असामान्य मतलब समझो तो, मतलब कई मान लो खेल रहे हैं, अचानक मासिक धर्म आ जाता है, मतलब समय पर ना आता, उसके कारण जो खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता में कमी आती है। जो खिलाड़ी उसकी जो शारीरिक क्षमता है उसमें भी कमी आती है। आप समझते हैं बच्चों, महिला एथलीट रहे। आप पूरा महिला के बारे में पढ़ने वाले, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे के बारे में पढ़ लिया, अब जो भी हम पढ़ रहे हैं महिला के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो महिला एथलीट रहे, ठीक है। देखो महिला यानी महिला एथलीट यानी खिलाड़ी। ठीक है, एथलीट का बच्चों क्या होता है, अर्थ होता है खिलाड़ी। यानी जो खिलाड़ी है ना उनको यानी तीन, यानी महिला को जो है, जो महिला खिलाड़ी होती है उनको तीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला आपका समस्या है ओस्टियोपोरोसिस, दूसरा आपका है मासिक रजोरोध और तीसरा आपका है भोजन संबंधी विकार। ये टोटल 3 प्रकार की समस्या है। ये 3 प्रकार की समस्या का सामना जो है महिला खिलाड़ियों को करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो पहला आपका समस्या ओस्टियोपोरोसिस। ये क्या है बच्चों, ये आपका हड्डी संबंधी रोग है। ये कैसा है, तो ये हमारा एक हड्डी से जुड़ा हुआ रोग है, हड्डी संबंधी ये हमारा एक रोग है। देखो ओस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का हड्डी संबंधी रोग है जिसमें हड्डियों में अस्थि खनिज का घनत्व कम हो जाने पर जो है हड्डियां इतनी ज़्यादा कमजोर हो जाती है कि हल्का सा झटका लगने पर भी जो हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लो ये महिला का शरीर, मान लो सकते हो एक व्यक्ति का शरीर ये है, मान सकते हो आप, तो इसमें क्या होता है बच्चों की हड्डी इतनी ज़्यादा कमजोर हो जाती है कि जो है कहने कि उसको अगर हल्का झटका भी लगेगा ना तो उसकी हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी को हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी कि जो ये एक हड्डी संबंधी रोग है, इसमें जो हड्डी बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है और मान लो हल्का झटका लग गया तो भी हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अब समझते हैं ओस्टियोपोरोसिस के लक्षण।
ये व्यक्ति, ये मतलब ये लक्षण क्या है, मान लो किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। पहला आपको दिखाई देगा कमजोर अस्थियों के कारण बार बार अस्थियों का चटकना या टूटना। कमजोर अस्थि रहेगी, बार बार टूटेगी चटकेगी, ये आपको दिखाई देगा। हड्डियों तथा जोड़ों में असहनीय दर्द, हड्डी जो है उसकी और जो जोड़ होते हैं उसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा, ये आपको दिखाई देगा। अब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, मतलब किन कारणों से जो ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला बच्चों आपका आहार में कैल्शियम कमी, कैल्शियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यदि व्यक्ति के अंदर कैल्शियम नहीं होगा तो उसको बीमारी हो सकती है, ठीक है। दूसरा आपका नशा करना। मान लो कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसको भी बीमारी हो सकती है। भोजन संबंधी विकार, मान लो किसी व्यक्ति को भोजन संबंधी विकार, यदि कम खाना खाता है ज्यादा खाना खाता है तो उसको विकृति हो सकती है। अब समझते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए सुझाव। अब मान लो किसी व्यक्ति को ये यदि विकृति हो जाती है तो क्या क्या जो उपाय तरीके अपना करके जो है इस विकृति से बच सकता है, ठीक है। कैल्शियम तथा प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। जो कैल्शियम है और जो प्रोटीन युक्त आहार है उसका सेवन व्यक्ति करेगा तो वो इस विकृति से बच सकता है, ठीक है। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, व्यक्ति को जो है हमेशा व्यायाम करना चाहिए जिससे बच सकता है। व्यायाम सत्र या प्रतियोगिता के बाद पर्याप्त आराम भी चाहिए, ठीक है। मतलब व्यक्ति मान लो कि व्यायाम करके आ रहा है तो उसको पर्याप्त जो उसको रेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि जो उसका शरीर बिल्कुल फिट रहे। पहला आपने समझ लिया बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस। आप दूसरा समझते हैं हम मासिक रजोरोध। ये क्या होता है। मान लो महिला खिलाड़ी है, मासिक रजोरोध किसी महिला खिलाड़ी की वह स्थिति होती है जिसमें प्रजनन योग्य आयु होने के बावजूद भी उनमें मासिक धर्म की शुरुआत नहीं होती, ठीक है। देखो रजोरोध मतलब रुक जाना, ठीक है, रुक जाना। अब मासिक रजोरोध यानी मासिक धर्म जो आपने पढ़ाई से पहले जो महिला के अंदर 26 से 28 दिन के बीच में जो पीरियड्स आता है, जो अतिरिक्त जो रक्त रक्त उनके अंदर से निकलता है, जब ये मान लो किसी महिला में शुरुआती ना हो, ठीक है, तो उनको क्या क्या दिक्कत होगी वो है इसके अंदर, ठीक है। अब जो रजोरोध के प्रकार समझते हैं, ठीक है। यानी जो मासिक रजोरोध है ये कितने प्रकार का होता है। यानी मासिक धर्म का नया मासिक रजोरोध कराता है, समझ गए। अभी कितने प्रकार का होता है। पहला आपको होता है प्राथमिक रजोरोध, यानी पहली बारी ना आना। इस रजोरोध में प्रथम मासिक धर्म देरी से शुरू होता है। जो प्रथम मासिक धर्म होता है वही देरी से आता है। अपने एज क्या पड़ा था, 12 से 14 वर्ष के बीच में जो है जो महिला खिलाड़ी होती है ना उनके अंदर मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यदि उनके अंदर ये 12 से 14 वर्ष में जो उनके अंदर ये शुरुआत नहीं होगी तो समझ सकते हो उनको कोई ना कोई मतलब बीमारी है, ठीक है। दूसरा आपका है गौण रजोरोध। गौण में क्या है बच्चों, मान लो कोई महिला खिलाड़ी है उसका प्रथम रजो दर्शन तो हो गया, मतलब मासिक धर्म पहली बार तो आ गया, लेकिन पहली बार आने के बाद दोबारा नहीं आया, ठीक है। इस रजोरोध में मासिक धर्म का निर्धारित समय पर नहीं होता, ठीक है। मासिक धर्म जो है वो निर्धारित समय पर होता है और फिर उनका मासिक धर्म जो है 3 महीने या इससे अधिक समय के लिए रुक जाते हैं। मतलब मान लो पहली बार मासिक धर्म सही समय पे आ गया, 12 से 14 वर्ष की आयु में आ गया, लेकिन जो है आने के बाद फिर रुक जाता है, ठीक है। ये आपका गौण रजोरोध। मतलब आप यहाँ समझो, आपने क्या पढ़ा, मासिक रजोरोध यानी कि मासिक धर्म का ना आना मासिक रजोरोध कहलाता है। पहला प्रकार क्या था, प्राथमिक रजोरोध यानी पहली बारी पीरियड्स ना आना, जो पहली बार शुरुआत होता है शुरुआत का ही ना होना, प्राथमिक में आ जाएगा आपका। और गौण में आपका आ जाएगा कि शुरुआत तो हो गया, पहले बार पीरियड्स आ गया लेकिन पहले के बार अभी तक नहीं आया, तो आपको गौण में आ जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं मासिक रजोरोध के कारण, मतलब किसी महिला को यदि मासिक रजोरोध होता है तो किन कारणों से मासिक रजोरोध जो है महिला के अंदर होता है। पहला आपका है कम कैलोरी युक्त भोजन। यदि कोई महिला कम कैलोरी युक्त जो भोजन का सेवन करेगी तो उसको ये जो है ये मासिक रजोरोध जैसी समस्या हो सकती है। दूसरा आपका है हार्मोन में बदलाव। अब मान लो कहीं महिला जो तो उनके हार्मोन से बदलाव होता है तब भी उनको ये समस्या हो सकती है। और तेज व्यायाम, मान लो कोई महिला खिलाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज गति से व्यायाम करती है तो जो उनको ये बीमारी हो सकती है। अब मासिक रजोरोध का महिला खिलाड़ी पर, मान लो किसी महिला खिलाड़ी के ऊपर जो है ये मासिक रजोरोध हो जाता है तो क्या क्या उसको प्रभाव देखने को मिलेगा। महिला खिलाड़ी अक्सर तनावग्रस्त रहती है, खेल में पता है मान लो मासिक धर्म नहीं आएगा, सीमित समय पे आएगा तो मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, मतलब कहीं की कह सकते हो तनाव में महिला रहती है। रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। ऐसा माने मतलब समय पर नहीं आएगा तो क्या कभी रक्त ज़्यादा निकलेगा कभी रक्त कम निकलेगा, रक्त की कमी हो जाएगी, थकान का अनुभव होगा, महिला खिलाड़ी जो थकी हुई दिखाई देंगी, ठीक है। आप देखते हैं मासिक रजोरोध से बचाव के लिए सुझाव। मान लो किसी महिला खिलाड़ी को यदि मासिक रजोरोध हो जाता है तो क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे जो है महिला खिलाड़ी वो बच सकती है, ठीक है।
पहला आपका है, महिलाओं को नियमित रूप से हल्के व्यायाम करने चाहिए। महिला को जो है नियमित रूप से जो है हल्के व्यायाम करने चाहिए। महिला खिलाड़ियों को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पौष्टिक आहार लेना चाहिए। महिला खिलाड़ी की जो शारीरिक आवश्यकता है उसके अनुसार जो उनको पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे ये बच सकती है। अगला समझते हैं भोजन संबंधी विकार। ये तीसरा आपका आ जाता है। तीन आपने पढ़ा था महिला एथलीट है, तो आपने पहला समझ लिया ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा समझ लिया अपने मासिक धर्म, तीसरा आपका क्या है, भोजन संबंधी विकार यानी ऐसा विकार जो भोजन से जुड़ा हो। ठीक है, जब व्यक्ति सामान्य से अत्यधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। देखो भोजन संबंधी विकार क्या है, देखो भोजन नहीं, भोजन संबंधी, भोजन से जुड़ा हुआ। यानी जब मान लो कोई व्यक्ति, नाम का व्यक्ति है, वो पहले कुछ और खाता था लेकिन मान लो ए नाम का जो व्यक्ति है वो या तो खाना को बहुत ज़्यादा कम कर दे, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा कर दे, ठीक है, मतलब एक लिमिट में रखा है। खाना को कम खाना या ज़्यादा खाना ही जो है ये भोजन संबंधी विकार में आता है। देखो भोजन संबंधी विकार ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसे हम क्षुधा अभाव भी कहते हैं, और दूसरा आपका बुलिमिया, इसको हम अति क्षुधा अभाव भी कहते हैं। ठीक है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है कि प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये दो प्रकार का होता है आपका। ठीक है, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा आपका दो प्रकार का होगा। पहला आपका होगा प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा, और दूसरा आपका होगा रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, और जो है आपका दूसरा बुलिमिया जो है आपका अति क्षुधा अभाव। ठीक है, ये भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका है रेचक बुलिमिया, दूसरा आपका है गैर रेचक बुलिमिया। समझते हैं हम सबको बारी से। देखो सबसे पहले समझते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी क्षुधा अभाव क्या है। देखो इस विकार में जो है व्यक्ति अपना शारीरिक भार कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम करता है। इसमें क्या है ना, व्यक्ति सोचता है कि मेरा वजन ज्यादा है, ठीक है, तो अपने वजन को कम करने के लिए जो है ये कह सकते हो आपकी, अपने वजन को कम करने के लिए जो है वो भोजन को बहुत ज़्यादा कम लेना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा के प्रकार में आपको बताया दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है कि भोजन को प्रतिबंध लगाया जाता है, मतलब व्यक्ति खाने नहीं खाता। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आहार को प्रतिबंधित करके अपने वजन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। व्यक्ति क्या करता है, अपने आहार को बंद कर देता है, खाना खाना बंद करता है। अपने वजन को कम करने के लिए वह उपवास करता है, डाइटिंग करता है, और जरूर से ज़्यादा व्यायाम करने लगता है। मतलब व्यक्ति जो है ना सोचता है मैं वजन ज़्यादा हो गया, ठीक है, अपने वजन को ज़्यादा करने के लिए क्या करता है, खाना खाना कम कर देता है, खाना खाते ही नहीं है। ठीक है, ये सब कारण है। दूसरा आपका रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या है बच्चों कि व्यक्ति खाना तो भरपेट खाएगा, भरपेट खाना खाएगा, लेकिन उसको उल्टी के द्वारा, मूत्रवर्धक के द्वारा, इसके द्वारा निकाल देता है। देखो इस प्रकार के एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति मृदु विचेरक, ठीक है, अथवा मूत्रवर्धक का सेवन करता है, अर्थात भोजन के पश्चात बलपूर्वक उल्टी करता है। ऐसा करके व्यक्ति अपने वजन को कम करने का जो है वो प्रयास करता है। देखो आपने क्या पढ़ा, प्रतिबंधित में आपने क्या पढ़ा कि व्यक्ति जो है भोजन पे ही प्रतिबंध लगाता है, खाना खाता ही नहीं है। और रेचक में क्या है ना बच्चों कि व्यक्ति खाना तो भरपेट खाएगा, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद ही जब उल्टी कर देगा, मूत्रवर्धक का सेवन करेगा, मृदु विचेरक का सेवन करेगा, मतलब अपने वजन को कम करने के लिए, जो कि ये बहुत ज़्यादा खराब तरीका है। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा का कारण क्या क्या है, मतलब क्या किन कारणों से जो व्यक्ति को हो सकता है। पहला आपका सामाजिक कारण। मान लो किसी व्यक्ति का वेट जो है 80 किलो है, तो समाज में सभी को चिढ़ाते रहते हैं, ये मोटा है, ये मोटू है, दोस्तों में उसको चिढ़ाते रहते हैं, फैमिली मेम्बर चिढ़ाते रहते हैं कितना मोटा हो गया है। मतलब समझ सकते हो ना, अभी समाज में रहते हो, अभी आपको भी पता ही होगा, आप स्कूल पढ़ते हो, तो आप स्कूल में देखते हो कोई मान लो मोटा बच्चा है, तो उसको लोग नहीं कहते मोटे मोटे, चिढ़ाते रहते हैं क्या क्या। तो सामाजिक कारण आपका आ जाएगा। कई बार माता पिता, रिश्तेदार या मित्र जो है वो व्यक्ति का शारीरिक जो आकार उसको देखकर उपहास करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, जिस कारण जो व्यक्ति सोचता है कि मेरे को अपना वजन कम करना है, और वजन कम करने के लिए गलत तरीके से जो है उपयोग करता है। दूसरा आपका जैविक कारक। यदि इस समस्या से ग्रस्त कोई गर्भवती स्त्री जो है वो अपने शिशु को जन्म देती है, तो शिशु की भी जो इस समस्या से ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। मान लो कोई महिला है जिसको ये समस्या है, अब यदि वो एक बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे को भी जो है ना कहने की ये समस्या होने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा आपका व्यक्तिगत कारक। कई बार अपने समूह में व्यक्ति जो स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए जो अपनी नियमवत्ता, समयबद्धता व आदर्शों को आसक्ति से पालन करने के कारण भी इसी जो है इस समस्या ग्रस्त हो जाता है। मतलब क्या है ना, व्यक्तिगत कारक समझ सकते हो बच्चों आप। मतलब व्यक्ति जो है, आप मान लो आपका 10 लोगों का ग्रुप है, तो सब सोचता है कि जो है मैं अपने आप को जो बढ़िया दिखाऊं, ठीक है, तो अपने आप को बढ़िया दिखाने के मान लो व्यक्ति मोटा है तो वो इन गलत प्रकार का प्रयोग करता है, अपना वजन कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये आप कारण समझ गए, आपके कारण है, इन कारणों से जो ये होता है। अब लक्षण क्या है, मान लो किसी व्यक्ति को ये बीमारी है, यानी कि वो जो है इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, वो भोजन कम खाता है, तो उसकी क्या क्या लक्षण दिखेंगे आपको। शारीरिक भार में कमी, व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा कम होगा, कमजोरी व कम खाने की इच्छा होगी,
पीड़ित को हमेशा लगता है कि वह मोटे हो गए, पीड़ित को जो है हमेशा ये लगता रहता है कि वो मोटे हो गए हैं, वह वजन कम करने के उपायों के बारे में सोचते रहते हैं दिन भर, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति बहुत कम भोजन खाता है और कई भोज्य पदार्थ तो बिल्कुल भी नहीं खाता, मतलब बहुत बहुत कम भोजन खाता है और कुछ पदार्थ तो खाता ही नहीं है। कई स्वास्थ्य समस्या हो जाती है, जैसे हृदय रोग हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाएगा, दांतों की समस्या हो जाएगी, ऐसी बीमारी जो है वो व्यक्ति को हो सकती है। ये सब लक्षण है आपके। अब बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव के उपाय। मान लो किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी से किस प्रकार बच सकता है वो आपको बता रहा है, ठीक है। देखो पहला आपका उपाय है भार नियंत्रण के लिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। मान लो कि किसी व्यक्ति का वेट 80 किलो है तो वो अपने आप में मस्त रहे, खाए पिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खाना पीना भी नहीं रोक रहा हमने, ठीक है, काम भी करते रहना, अपने जो वजन तो है तो भाई क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक है, कुदरती है, अब क्या चेंज कर सकते, जितना जैसा दिया भगवान ने वैसा है ना। अगला आपका है बच्चों को यह समझाना चाहिए कि उनका शरीर है वो भारी होने के बावजूद भी जो है वो चुस्त और आकर्षक बने रह सकते हैं। मान लो कि व्यक्ति यदि तो बच्चा का वेट मान लो 90 किलो है तो बच्चे को उसको डराना नहीं चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि जो है कोई बात नहीं, आपको वजन 90 किलो का है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप जो है विकास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चे को समझाना चाहिए। इस समस्या से संबंधित लोगों से दूर रहे। मान लो कि व्यक्ति इस समस्या से संबंधित है तो उससे दूर ही रहे, ठीक है। मान लो कि व्यक्ति जो है जिसको ये भोजन संबंधी विकार है तो उससे दूरी है, क्योंकि आपको पता है संगति से सब खराब होता है। मान लो कोई यदि सही व्यक्ति जो है वो सही के साथ रहेगा और सही रहेगा, और सही व्यक्ति यदि गलत आदमी के साथ रहेगा वो गलत हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति को बीमारी है इसके साथ यदि आप रहोगे तो आपको उल्टा पुल्टा बताएगा, आप ऐसे करो वैसे करो, तो क्या नहीं आपको अपने तरफ भी खींच लेगा। आप समझते हैं बुलूमिया या अति क्षुधा, ये दूसरा प्रकार है आपका, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि इस विकार में व्यक्ति अत्यधिक भोजन करते हैं, इसमें व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं और दूसरे ही पल वजन कम करने का प्रयास करने लगते हैं। इसके लिए भोजन के पश्चात वो उल्टी करते हैं, एनीमा लेते हैं और उपवास वगैरह करते हैं और डाइटिंग वगैरह करते हैं, ये सब काम करते हैं, ठीक है, बुलूमिया में, अति बुलूमिया वाले में, ठीक है। देखो मैं क्या समझा आप, इसमें क्या व्यक्ति भोजन तो करते हैं लेकिन भोजन के बाद उसको जो है निकाल लेते हैं उल्टी करके, ठीक है। अब बुलिमिया आपका दो प्रकार का होता है बच्चों। पहले आपका रेचक बुलिमिया। देखो इस प्रकार की बुलिमिया में व्यक्ति भोजन के बाद जानबूझकर उल्टी करता है, व्यक्ति जो है ना वो जानबूझ के भोजन करेगा और उल्टी कर देगा, अथवा एनीमा का प्रयोग करता है। एनीमा ये ड्रग्स यानी कि बहुत खराब ये दवाई होती है, उसका प्रयोग करता है अपने भोजन को जो निकालने के लिए, ठीक है। इस प्रकार की क्रिया में व्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भोजन के हजम होने से पहले उसे निष्कासित करना होता है। मतलब व्यक्ति का क्या लक्ष्य होता है कि भोजन खाया, अब भोजन हजम होने से पहले उसको उल्टी करके निकाल लेता है, ठीक है। अगला आपका बच्चों है गैर रेचक बुलिमिया। इस प्रकार के बुलिमिया में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी खपत करने के लिए उद्देश्य जो है, मतलब व्यक्ति जो है ना खाना बहुत ज़्यादा खाएगा, खाना खाएगा जो उसको कैलोरी मिलेगी उसको यूज करने के लिए क्या करता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा उपवास करेगा, सख्त डाइटिंग करेगा और अत्यधिक व्यायाम, मतलब बहुत ज़्यादा व्यायाम करेगा, ठीक है, अपने वजन को कम करने के लिए। अब बुलिमिया क्या कारण है, वही आपका पहला आनुवंशिक कारण। यह समस्या ऐसे व्यक्ति में विकसित हो सकती है जिसके माता पिता भाई बहन भी इसी समस्या से ग्रस्त हो। आनुवंशिक मतलब ये बच्चों, मान लो किसी के पिता को जो है ये समस्या थी या माता को ये समस्या थी तो उसके बच्चों को हो सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब संभावना है, मतलब ना के 10% संभावना है और 90% संभावना नहीं है, ठीक है, कम चांस होता है इसमें, ठीक है। सामाजिक कारक, आधुनिक जीवन शैली के कारण आज हर युवा शारीरिक रूप से फिट दिखना चाहता है, इसलिए जो है वो इस समस्या का मुख्य कारण बन जाता है। मतलब देखो समाज में क्या है ना, सब बोलते हैं कि जो है मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखाऊंगा, मैं जो है अपना बॉडी बनाऊंगा, मैं जो है मोटा नहीं दिखूंगा, ये जो सामाजिक कारण है। मतलब समाज में अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए जो है व्यक्ति जो पतला होने का सोचता है और ये गलत तरीके का प्रयोग करता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों। देखो मोटा आदमी भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है, ठीक है। व्यक्ति अपने शरीर पर इतना ध्यान देगा तो क्या फायदा, मतलब वो मोटा तो है मान लो, तो एक लिमिट में उसको जो है करना चाहिए ना, मतलब वजन कम ही करना है तो हल्का लिमिट में करो। अब इस प्रकार से खाना खाएंगे उल्टी करेंगे क्या फायदा है ना, आपकी समझो शरीर का नुकसान और जो है भोजन का नुकसान, सब चीज व्यर्थ हो रहा है फालतू में, नहीं। तीसरा आपका है मनोवैज्ञानिक कारक। चिंता, अवसाद तथा कम आत्मसम्मान जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण भी व्यक्ति इस समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। देखो बच्चों मनोवैज्ञानिक कारक में क्या है ना कि व्यक्ति कभी स्ट्रेस में रहते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा जो वजन है बहुत ज़्यादा, मैं मोटा हो गया, ऐसा हो गया, तो व्यक्ति वजन कम करने के लिए जो है ना ये गलत प्रकार का प्रयोग करते हैं और वो अपना वजन करने की कोशिश करता है, समझ गया। मतलब मनोविज्ञान में बच्चों यही है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मोटा हो गया हूँ, वो सोचता है कि मोटा हो गया, और मोटा होकर वजन कम करने के लिए जो है वो गलत गलत दवाइयों का प्रयोग करता है, गलत गलत चीज़ों का प्रयोग करता है, ठीक है। अब समझते हैं बुलिमिया के लक्षण। मतलब मान लो किसी व्यक्ति के लिए बुलिमिया हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण जो है वो व्यक्ति के अंदर जो है वो दिखाई देंगे, वो आपको बताना है। पहला आपका बार बार भोजन करना, व्यक्ति बार बार भोजन खाएगा
और वजन बार बार वजन कम करना, ठीक है, बार बार वजन कम या ज़्यादा होना, बार बार भोजन करेगा, उल्टी करके निकालेगा, फिर जो है वजन कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी वजन कम हो जाएगा। खाने के बाद उल्टी करना, व्यक्ति जो खाना तुरंत खाएगा तुरंत उल्टी कर देगा। कमजोरी में चक्कर आना, व्यक्ति को जो कमजोरी हो जाएगी चक्कर आएगा, ठीक है। अब बुलिमिया से बचाव के उपाय। मान लो किसी व्यक्ति को बुलिमिया हो जाता है तो किस प्रकार से उसे बच सकता है। बुलिमिया के उपचार में मनोवैज्ञानिक उपचार सबसे कारगर होता है। मानसिक व्यवहार थेरेपी तथा पोषक थेरेपी द्वारा भी इस रोग से बचाया जा सकता है। देखो बुलिमिया का पहला उपाय है ना कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो उनको बचा सकते हैं, उनको जो है गाइड करेंगे, कोई बात नहीं, जो है आपका यदि शरीर मोटा है तो आप जो स्वस्थ हो, आप अच्छे दिख सकते हो, ठीक है, मतलब व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका उपाय है पीड़ित व्यक्ति को सामान्य वजन पर लाने का प्रयास करना चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जो है समझाना चाहिए, उसको सामान्य वजन पर लाने का उसको प्रयास करना चाहिए। तीसरा बच्चा आपका उपाय है रोग के मनोवैज्ञानिक कारकों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जो भी मनोवैज्ञानिक कारक है उसको पहचानेंगे और उसको उपाय करने का जो है प्रयास करना चाहिए। तो ये था हमारा बच्चों आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और मेरी तरफ से आप सभी को जो आपका एग्जाम जो होगा फिजिकल एजुकेशन का, उसके लिए बहुत सारा शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत बहुत ही अच्छा जाए और आपके मार्क्स भी बढ़िया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।